आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी के स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अक्सर बीए फर्स्ट ईयर के पेपर्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। मौर्य साम्राज्य की नींव ने भारत के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया और भारत ने राजनीतिक समानता और स्वतंत्रता को प्राप्त किया। इस युग के इतिहास के बारे में जानकारी के कई स्रोत हैं, क्योंकि उस समय यूनानी आक्रमणकारियों के जाने के बाद इतिहास को लिखने की परंपरा का विकास हुआ। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के विकास के साथ इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई, तो कई स्वदेशी और विदेशी स्रोतों के अलावा इस युग का इतिहास लिखने के लिए बड़े बड़े शिलालेखों के दस्तावेज और पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध हैं। समकालीन साहित्य और पुरातात्विक खोज इस जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मौर्य साम्राज्य भारत के उस युग का नाम है जब राजनीतिक स्वतंत्रता और रणनीति और राजनीति अपने चरम विकास की ओर पहुंच गई थीं। इससे पूर्व भी महाजनपदों के रूप में राजतंत्रात्मक और जनतंत्रात्मक संस्थाएं भारत में मौजूद थीं और अजातशत्रु और बिंबिसार के समय में भी राजनीति का विकास हो गया था मगध के उत्कर्ष के रूप में। लेकिन मौर्य साम्राज्य ने राजनीतिक एकीकरण को एक स्थायित्व प्रदान किया और कई शताब्दियों तक मौर्य साम्राज्य ने न सिर्फ प्रशासन के क्षेत्र में बल्कि कला, साहित्य, समाज और कई क्षेत्रों में अपना एक अनुपम स्थान प्राप्त किया। मौर्यकालीन इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला स्रोत है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में से, जैसे कि आपको जब पहला चैप्टर भारतीय इतिहास को जानने के साधनों की जब हम बात कर रहे थे, तब भी हमने इस वीडियो में चर्चा की थी, जो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं कि सोर्सेस को यानी स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइमरी यानी प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज या प्राथमिक सोर्सेज वो स्रोत होते हैं जो उस समय ही रचे जाते हैं जिस समय की घटना का हम जिक्र कर रहे हैं। यानी यदि हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं तो इनकी रचना मौर्य काल में ही हुई होगी। तो इसलिए ये सोर्सेज जो हैं ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज़्यादा प्रामाणिक होते हैं। और द्वितीयक स्रोत होते हैं जिनको बाद में किसी घटना से प्रेरणा लेकर रचा जाता है। साहित्यिक स्रोतों में अक्सर कुछ सोर्सेज जो होते हैं वो द्वितीयक सोर्सेज के रूप में काम में आते हैं और कई सोर्सेज जो साहित्यिक हैं वो उस समय भी रचे जाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं मौर्य काल को जानने के, उसमें विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और इस पर घुंडी राज की टीका, ये जो कथानक है ये मौर्य साम्राज्य के उदय से संबंधित है। नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद के विनाश के बाद उनका महामंत्री राक्षस किस प्रकार से चंद्रगुप्त के शासन में अपनी पैठ बनाता है और किस प्रकार से वो कोशिश करता है कि चंद्रगुप्त को सत्ता से अपदस्थ करे, इसी कथानक पर मुद्रा राक्षस लिखी गई है। और चाणक्य इस पूरे घटनाक्रम को जानते भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि राक्षस स्वयं मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त के अधीन आ जाए। तो ये जो सोर्स है ये ना सिर्फ संस्कृत साहित्य का एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, बल्कि इसमें प्रकारांतर से उस काल की गुप्तचर व्यवस्था, चंद्रगुप्त की राजनीतिक व्यवस्था, चाणक्य की कूटनीति और राजनीति के बारे में हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि एक विदेशी सोर्स है वो है मेगास्थनीज की इंडिका। आप लोग जब मौर्य काल का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो अब पता चलेगा कि मेगास्थनीज जो था यूनानी राजा सेल्यूकस का दूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था
और उसने भारत के अपने अनुभवों पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, इंडिका, जिसका वर्णन अनेक यूनानी ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। हालांकि इंडिका हमें मूल स्वरूप में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इंडिका को उद्धृत करने के करे हुए कई अंश जो हैं हमें अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। मैगस्थनीज ने अपनी इस महत्वपूर्ण पुस्तक में चंद्रगुप्त के शासन की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ की नगर प्रशासन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। और जो जानकारियाँ हमें मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती हैं वो हमको और समकालीन सोर्सेज से भी इतनी अच्छी तरह प्राप्त नहीं होती। स्पेशली जो नगर प्रशासन है, उसकी जो कमेटीज़ हैं और कई जानकारियाँ हमें मैगस्थनीज की इंडिका से बहुत अच्छे से प्राप्त होती हैं। हालांकि मैगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें कई चीज़ें, क्योंकि वो दूसरी संस्कृति और दूसरे देश का निवासी था, तो उन्होंने कुछ समझने में कुछ भूलें भी की हैं। पर उनको यदि छोड़ दिया जाए तो मैगस्थनीज की इंडिका इतिहास की जानकारी के लिए, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ और सिंघली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश, महावंश और महावंश की पर टीका, दिव्यावदान और लामा तारानाथ की भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास, ये वो समय जो था जिस समय सम्राट अशोक अपने युद्ध के प्रेम को छोड़कर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, उस समय की सारी जानकारियाँ हमें इससे प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जिन प्रभु सूरी की तीर्थ कथा और श्री चंद के कथा कोश से भी हमको इस समय की जानकारी प्राप्त होती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य या चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के काल के महामंत्री थे, उन्होंने भारतीय राजनीति पर, राजनीतिक प्रशासन पर अपना अनुपम ग्रंथ जो अर्थशास्त्र लिखा है, उससे हमको उस काल की राजनीतिक व्यवस्था, उस काल के न्याय व्यवस्था, उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु पुराण और उसकी टीका में मौर्यों को के ओरिजिन के ऊपर जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पतंजलि का जो महाभाष्य है, जो कि मुख्यतः मूलतः एक व्याकरण संबंधित ग्रंथ है, उसमें भी चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख किया गया है। संगमकालीन साहित्य जो है उसमें भी, शिल्पादिकरम आदि में भी हमको कहीं ना कहीं प्रकारांतर से मौर्य साम्राज्य की, मगध की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जो दो ग्रंथ हैं अहानूर, इनके लेखक मामूल नार हैं, और परनार जो ग्रंथ है उसके लेखक कपिलर थे। इनके ग्रंथों में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और सोमदेव की कथा सरित सागर से भी हमको मौर्य साम्राज्य की